बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स का लेक्चर चल रहा है, जिसमें हमने ये देखना है कि हमारे जो फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल्स के जो लेक्चर्स हैं, इसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को समझने के लिए हमें पहले एनालिसिस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एनालिसिस। एनालिसिस इज़ अ मेथड, a process to identify, to isolate, to differentiate between the component within the sample। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ये मालूम कर लेते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि हम जो है वो जो सैंपल हमें दिया हुआ है उस सैंपल में से हम चीज़ों को कैसे कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये बता दिया जाए कि जो इलाका है, जो पाकिस्तान का इलाका है, रेकोडेक का इलाका है, वहाँ पे गोल्ड मौजूद है, गोल्ड के माइंस मौजूद हैं, तो अब हम अगर ये एस्टिमेट लगाना चाहते हैं कि इस पूरे एरिया में कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड हमें मिल सकता है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की भी मदद ली जा सकती है। यहाँ पे अगर ये सोल्यूशन की शक्ल में हम इसको कन्वर्ट करना होता है तो भी हम कर सकते हैं। तो ये जो पूरा काम है ये एनालिसिस का काम कहलाता है। ये जो एनालिसिस का काम है, जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस में हम फिर ये देख रहे होते हैं कि ये जो एनालिसिस का काम है, हमारा गोल क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं। अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ एक क्वालिटी मालूम करना चाह रहे हैं, हम अगर क्वालिटी मालूम करना चाह रहे हैं तो क्वालिटी मालूम करने के लिए फिर हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक के लिए करना है या इनऑर्गेनिक के लिए करना है। जो एंशिएंट में होता ये था, दौर में ये होता था कि हम जब वहाँ पे हमारे पास इतने अच्छे टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती थी, उसमें हम फिर कंबशन एनालिसिस की मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर लेते थे। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से हमें फिर वो पता चल जाता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कितने मोल्स ऑफ कार्बन मौजूद है, कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है और कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाया करती थी और मिल जाया करती है। इन इंफॉर्मेशन के लिए हम एक स्पेसिफिक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसमें फर्नेस होता है और मैग्नीशियम क्लोरेट होता है, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये हम जो फर्नेस यूज़ करते हैं उस फर्नेस में सैंपल लेते हैं और इस तरह इसको गर्म करते हैं, बर्न करते हैं ऑक्सीजन के मौजूदगी में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स इस दौरान पैदा हो रहे होते हैं, तो वो मैग्नीशियम क्लोरेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके चीज़ों का पता लगा लेते हैं। एक तो ये मेथड है, लेकिन जो मॉडर्न मेथड है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम बहुत आसानी से चीज़ें बता लेते हैं, चीज़ें बता देते हैं। वो सेंसिटिव मेथड भी है, आसान भी है, जल्दी भी हो सकता है। ये हो गया है, इसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस का प्रोसेस है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है उसका ताल्लुक क्वांटिटेटिव एनालिसिस से है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम जो पढ़ रहे हैं वो दो किस्म के हैं। एक किस्म को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं, दूसरे किस्म को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहा जाता है। जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में ये होता है कि हमें कोई भी सैंपल दे दिया जाता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है और उसमें हमसे कहा जाता है कि ये जो मेटल आयन है इसका मास मालूम करो।
तो हम उस को जो सॉल्यूशन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं। प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस करने के बाद वो जो मेटल आयन होता है उसका हम मास मालूम कर लेते हैं। दूसरा मेथड है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमें दो किस्म के सॉल्यूशंस दिए गए होते हैं। इन दो किस्म के सॉल्यूशंस को देखकर इन दो किस्म के सॉल्यूशंस को हमने देखना होता है। फिर एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन होती है, दूसरी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन नहीं होती है। जब दूसरी किस्म की कंसंट्रेशन गिवन नहीं होती है तो हम फिर क्या करते हैं, हम जो है ब्यूरिट, ये ब्यूरिट है, ये अपरेटस हमने यूज़ करना है, ये ब्यूरिट है और ये फ्लास्क है, ये जो है ये आयरन स्टैंड है, ये हम अपरेटस यूज़ कर रहे होते हैं। इस अपरेटस की मदद से हम चीज़ों की कैलकुलेशंस, हमें जो वॉल्यूम्स मालूम करना चाहिए होता है वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। इसमें फिर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एसिड है और बेस है, एसिड और बेस में हमने क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करना है, उन सब में हम अपरेटस यही सेम यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी मदद से हम अमाउंट पर लीटर मालूम कर लेते हैं, मोलैरिटी मालूम कर लेते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मालूम कर लेते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल में हमने डिटरमिन करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड है, इसकी सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है कि रूम टेम्परेचर पर कितने ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व हो सकता है वाटर में। पहले तो इसलिए हमने इसको वॉल्यूमेट्रिकली देखना होता है। इस दौरान हमें 0.1 मोलैरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ये ऑक्सैलिक एसिड है, इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, इसलिए ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अल्कली भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये जो है ये सोडियम कार्बोनेट है, ये डिहाइड्रेट फॉर्म में है, इसलिए इसको सोडा ऐश कहते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्रोसीजर में क्या करना होगा, हमने प्रोसीजर में सबसे पहले हमने ऑपरेटस को वॉश करना है। ऑपरेटस को वॉश करने के बाद, ऑपरेटस को वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद चीज़ों को एडजस्ट कर देना है। बेहतर यही कि हम इसको ड्राई करके रख दें। ड्राई करने के बाद हमने पिपिट उठाना है, ब्यूरिट उठाना है, फ्लास्क उठाना है और स्टैंड उठाना है। ये चीज़ें हमने उठानी है। फिर हमने क्या करना है, ब्यूरिट में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्यूरिट में डाल देते हैं और उसके बाद इसको आयरन स्टैंड पर लगा देते हैं। फिर हम ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं। ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, ये ऑक्सैलिक एसिड ले लिया। ऑक्सैलिक एसिड लेने के बाद फिर क्या करते हैं, हम ये जो है ले लेते हैं और ऑक्सैलिक एसिड को बीकर में ले लेते हैं, फ्लास्क में ले लेते हैं, पिपिट की मदद से ले लेते हैं। इसमें फिर 1 से 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल देते हैं। 1 से 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल दिया। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालने के बाद हम, अब जब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऑक्सैलिक एसिड में चला गया तो ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि एसिड में फिनोफ्थलीन कलरलेस हो जाता है। हम ब्यूरिट में से ड्रॉप वाइज गिरा रहे होते हैं ऑक्सैलिक एसिड को, दोनों का आपस में रिएक्शन करवाना चाह रहे होते हैं। अब हमने कब तक इसमें ड्रॉप्स डालने हैं, जब इसमें लाइट पिंक कलर अपीयर हो जाता है। लाइट पिंक कलर जो ही अपीयर हो गया, हमने फ़ौरन रिएक्शन को स्टॉप कर देना है। रिएक्शन को स्टॉप करने के बाद हमारे पास वॉल्यूम्स आ जाएंगे कि कितना ml वॉल्यूम ऑक्सैलिक एसिड, कितने वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपस में रिएक्शन करवाने की वजह से क्या
रिस्पॉन्स मिलता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वॉश द अपरेटस। अपरेटस वॉश कर दिया, ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो और फिर 10 ml ऑक्सैलिक एसिड ले लो। 10 ml ऑक्सैलिक एसिड ले लो, इसको टाइट्रेशन फ्लास्क में डाल दो, फिर 1 से 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल दो। जो ही फिनोफ्थलीन इंडिकेटर आप ऑक्सैलिक एसिड में डालोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। अब इस दौरान आपने जो है टाइट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। जो ही आप टाइट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो टाइट्रेशन के प्रोसेस से के स्टार्ट करने की वजह से जब शुरू में सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप्स ऑक्सैलिक एसिड में गिरते रहेंगे तो इस दौरान तो आपको जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि कलरलेस है। लेकिन जो ही रिएक्शन करीब होने के करीब आ जाता है, कंप्लीट होने के करीब आ जाता है, तो फिनोफ्थलीन के ऑक्सैलिक एसिड में होने की वजह से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ड्रॉप वाइज गिर रहा होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिरने की वजह से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया तो यहीं पे हमने स्टॉप कर देना है। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम हम लेते हैं, ब्यूरेट से लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो हमने पिपेट से लिया हुआ है। अब हम मोलैरिटी मालूम करने जा रहे हैं। किसकी मोलैरिटी मालूम करने जा रहे हैं? ये ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी मालूम करने जा रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी मालूम करना है। इसमें फिर हम M1 V1 डिवाइडेड बाई N1 और M2 V2 डिवाइडेड बाई N2 ये फार्मूला यूज़ करेंगे। M1 V1 डिवाइडेड बाई N1 जो है ये ऑक्सैलिक एसिड के लिए ये वैल्यूज़ रखेंगे। M2 V2 डिवाइडेड बाई N2 जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए ये वैल्यूज़ हम रखेंगे। अब सारी वैल्यूज़ देखें, पुट कर दिया है। M1 की वैल्यू भी पुट कर दी है, M2 की वैल्यू भी पुट कर दी है, N1 की वैल्यू भी है, N2 की वैल्यू भी इसमें पुट कर दी गई है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मोलैरिटी मालूम कर लेते हैं। अमाउंट पर लीटर मालूम कर दिया कि 1 लीटर में कितना अमाउंट इसमें डिज़ोल्व हो सकता है। मोलैरिटी मालूम करना है, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करना है फार्मूला वेट के साथ। तो हमारे पास जो मोलैरिटी है उसकी वैल्यू आ गई है और जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका जो फार्मूला वेट है वो भी आ गया है। इसको मोलर मास भी कहते हैं। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमने साथ में रख लिया। अब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को सॉल्व करने के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है कि जो मिलीलीटर होता है वो ग्राम का अगर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है तो इक्विवेलेंट वेट समझा जाता है। इसलिए अगर हम ये करते हैं कि अगर 1000 ग्राम सोल्यूशन है उसमें ऑक्सैलिक एसिड 104 ग्राम है, ये देखें ये जो 104 ग्राम है ये 104 ग्राम है पर लीटर, ये 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम सोल्यूशन है, 1000 ग्राम सोल्यूशन है, 1000 ग्राम सोल्यूशन में जो ऑक्सैलिक एसिड मौजूद है वो उसका मास है 104 ग्राम। अगर हमारे पास 1 ग्राम सोल्यूशन होता, अगर हमारे पास 1 ग्राम सोल्यूशन होता तो इस 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना ऑक्सैलिक एसिड मौजूद है? तो ये 104 को और इस 1000 ये आपस में डिवाइड कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में डिवाइड करने के बाद हम क्या आते हैं, लेकिन अगर हमें चाहिए 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम क्यों हम यहाँ ले रहे हैं? सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम देखना चाह रहे हैं कि कितने ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ये 104 कर दिया और डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय दिस 100 कर दिया, तो जवाब आता है 10.4 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ 10.4 ग्राम जो है, इसका मतलब यह है
कि 10.4 ग्राम अगर हम ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं और साथ में अगर हम लेते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 100 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बनाने के लिए हमने 10.4 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेना होगा। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं। देखें सोल्यूट की कितना सोल्यूट सॉल्युबल होता है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। हमें ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि अमाउंट पर लीटर कितना है, हमें ये इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं कि मोलैरिटी कितनी है, ये है। इसके अलावा अगर हम वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करना चाहते हैं इन हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, वो मालूम कर सकते हैं। अगर हम मेटल का मास मालूम करना चाहते हैं, फिर हम वो मालूम कर सकते हैं। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की मदद से हम कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है कि आप सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मालूम करो, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मालूम करो एक रूम टेम्परेचर, और यहाँ पे आपको जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उस की मोलैरिटी 0.1 गिवन है। यहाँ हमने सबसे पहले क्या करना होगा, हमने ऑक्सैलिक एसिड लिखना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए हमने इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो गया है, तो यहाँ सोडियम उठाते हैं, यहाँ से कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स को उठाते हैं, कार्बोनेट्स को उठाते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमें मिल जाता है। इसमें क्या करना है, वॉश द apparatus, fill the burette with 0.1 molarity sodium hydroxide up to 0.0 ml. Take 100 ml of hydrated oxalic acid solution in a titration flask with the help of pipette. Add 1 to 2 drops of phenolphthalein indicator. Titrate it against HCl solution from the burette till end point is obtained. यहाँ पे हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हमने ब्यूरेट में डाला हुआ है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सैलिक एसिड को की टाइट्रेशन करवाते हैं। यहाँ पे अगर हम ये सपोज करते हैं कि जब ऑक्सैलिक एसिड हमने लिया है तो इस ऑक्सैलिक एसिड में हमने फिनोफ्थलीन भी डाल दिया। ऑक्सैलिक एसिड में फिनोफ्थलीन डालने के बाद ऑक्सैलिक एसिड आ गया है, फिर इसमें हमने फिनोफ्थलीन डाल दिया। फिनोफ्थलीन डालने के बाद ऑक्सैलिक एसिड में इसका कोई कलर नहीं आएगा, इसका कलर नहीं होगा। जब कलर नहीं होगा फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसमें ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहेंगे। जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज डालते रहेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप वाइज डालने की वजह से जो ही ऑक्सैलिक एसिड में जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो मिक्सचर का कलर जो ही पिंक हो जाता है तो हमने रिएक्शन को फ़ौरन स्टॉप कर देना है और वो वैल्यूज़ नोट कर लेनी है। ब्यूरेट से वो वैल्यू नोट कर लेनी है। वैल्यूज़ के नोट करने के बाद फिर हमने मोलैरिटी का फार्मूला M1V1 डिवाइडेड बाय N1 M2V2 डिवाइडेड बाय N2 की फार्मूला यूज़ करना है। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देने हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अमाउंट पर लीटर इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय फार्मूला वेट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमें जवाब आ जाता है। ये जो जवाब आया है ये क्या है, ये अमाउंट पर लीटर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 104 ग्राम लेते हैं और 1 लीटर सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये कहलाएगा अमाउंट पर लीटर। तो ये अमाउंट पर लीटर कहलाता है। अब हम जो मालूम करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी मालूम करना है। 1000 ml है ये जो है, ये आम तौर पे
ये 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर अगर कोई सॉल्यूशन है तो 1 किलोग्राम के वज़न के करीब है। अगर हमने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर रखा हुआ है, आम तौर पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का कहा जाता है। अब अगर 1000 ग्राम सॉल्यूशन है तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड कितना है? 104 ग्राम है। अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड कितना है? 104 डिवाइडेड बाई 1000 है। अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड कितना है? 10 ग्राम 10.4 ग्राम है। तो सॉल्युबिलिटी कितनी बनती है? 10.4 ग्राम 100 ग्राम में। अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है तो 10.4 ग्राम हमने इसमें ऑक्सैलिक एसिड डालना है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। दूसरा प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। जो दूसरा प्रैक्टिकल है वो है, उसका ऑब्जेक्ट है स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 and calculate the volume of KMnO4 required for preparing 1 liter 1 cubic decimeter of 0.01 KMnO4 volumetrically. You are provided with 0.1 ferrous sulfate solution. इस ये जो टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन हमारे पास जो है वो आम तौर पे 2 किस्म के होते हैं। एक किस्म के टाइट्रेशन को एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कहते हैं, दूसरे किस्म के टाइट्रेशन को रेडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन रिडक्शन में फिर हम एक टाइप में हम KMnO4 यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरे में फिर हम आयोडीन यूज़ कर रहे होते हैं। जहाँ पे आयोडीन यूज़ किया जा रहा होता है उसको आयोडोमीट्री कहते हैं। तो इस वक्त हम जो प्रैक्टिकल समझने जा रहे हैं, ये इस प्रैक्टिकल का ताल्लुक रिडॉक्स टाइट्रेशन से है। इससे पहले हम जो पढ़ के आ रहे थे उसका ताल्लुक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से था, जिसमें एक तरफ एसिड यूज़ करते हैं और दूसरी तरफ बेस यूज़ करते हैं। उसको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कहा जाता है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज़ होता है, क्योंकि एसिड भी कलरलेस है और बेस भी कलरलेस है। ये दोनों के दोनों कलरलेस होने की वजह से हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता है कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ है। लेकिन अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में KMnO4 भी कलर्ड है। अगर हम आयोडोमीट्री लेते हैं तो वहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन भी कलर्ड है। कलर्ड होने की वजह से हम इसमें इंडिकेटर यूज़ आम तौर पे नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे KMnO4 के साथ तो इंडिकेटर हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। आयोडोमीट्री में फिर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है, स्टार्च वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, कोई एंजाइम्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। वो चूँकि हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है KMnO4। KMnO4 का जो कलर है ये आम तौर पे जब डाइल्यूट होता है तो पिंक कलर का होता है। इसको पर्पल कहते हैं, ये पर्पल कलर का है। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है
जो कि अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे को दे देता है, इसको ऑक्सीडाइज्ड हो गया कहा जाता है। तो ये अपना जो मॉलिक्यूल है, ये अपना ऑक्सीजन है, किसी को दे देता है। इसके देने की वजह से, ऑक्सीजन देने की वजह से इसका जो कलर है ये डिसअपियर हो जाता है। ये उस वक्त तक कलर्ड फॉर्म में रहता है जब तक ये साबित शक्ल में होता है, पूरे एटम इसके पास होते हैं। जो ही ये किसी एक चीज़ को, अगर कोई एक एटम है किसी को दे देता है, तो फिर ये उस शक्ल में नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्डाइज करना है। फेरस सल्फेट भी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ये जो रिएक्शन करवा रहे हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन करवा रहे हैं। KMnO4 लेना है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, इसको कहते हैं एसिडिफाइड KMnO4। ये एसिडिफाइड KMnO4 है। इस KMnO4 के मौजूदगी, इस सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूदगी में ये अपना ऑक्सीजन किसी को दे सकता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है तो ये अपना ऑक्सीजन नहीं दे सकता है। तो एसिडिफाइड KMnO4 इसको कहते हैं। अल्कलाइन KMnO4 भी आते हैं। ये जो यहाँ से पोटाशियम है, ये पोटाशियम यहाँ से निकलता है, ये सल्फेट यहाँ आता है, इसलिए इसको पोटाशियम सल्फेट कहते हैं। यहाँ से मैंगनीज निकलता है, इधर सल्फेट के पास आता है, तो इसलिए ये मैंगनीज सल्फेट कहलाता है। वाटर मॉलिक्यूल बनता है और ये जो 5 एटॉमिक ऑक्सीजन हमें मिलते हैं। फिर हम फेरस सल्फेट लेते हैं। फेरस सल्फेट लेने के बाद फिर इसका भी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं और साथ में ये जो ऑक्सीजन है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो हमें पहले स्टेप में मिला है, ये वाला जो एटॉमिक ऑक्सीजन है हम इसको भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये जो फेरस सल्फेट है ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फेरिक सल्फेट है इसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें पैदा हो गए हैं। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 के साथ हम क्यों मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं? हम बेसिकली इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 5 है, हम इसको 5 ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इस वजह से इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये जो है, अब ये जो KMnO4 है ये इधर लिखा जाएगा। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये 5 तो ये है, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ये है, तो ये 8 हो गए हैं, तो ये 8 इधर आ जाएगा। इसी तरह ये जो फेरस सल्फेट है ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। ये जो फेरस सल्फेट है, ये जो पोटाशियम सल्फेट है इधर आ जाएगा, मैंगनीज सल्फेट इधर आ जाता है, फेरस सल्फेट फिर इधर आ जाता है और इस तरह ये जो 15 है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 यहाँ इसमें जमा हो जाता है, तो ये 78 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इसमें क्या करना है हमने? इसमें अगेन वही करना है, वॉश द अपरेटस। अपना अपरेटस सबसे पहले धोना होगा। अपरेटस के धोने के बाद फिर हमने ब्यूरेट में KMnO4 डाल देना है। फिर फेरस सल्फेट को हमने लेना है। ये जो फेरस सल्फेट है ये फिर हमने फ्लास्क में लेना है पिपेट की मदद से। फिर इन दोनों की टाइट्रेशन करवानी है जब तक ये एंड पॉइंट नहीं पहुंचता है। इसका एंड पॉइंट कैसा होगा? इसका जो एंड पॉइंट होता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि KMnO4 खुद पर्पल कलर का है या पिंक कलर का होता है। तो जब ये फेरस सल्फेट में गिर रहा होता है तो जो ही ये जो कलरलेस हो गया सॉल्यूशन, तो ये हमारा एंड पॉइंट कहलाएगा, फाइनल पॉइंट कहलाएगा। इस तरह हमने 3 जो है कंकॉर्डेंट रीडिंग लेनी है। यहाँ पे जो KMnO4 का जो सोल्यूशन हम ले रहे हैं, KMnO4 का जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं वो 10 ml ले रहे हैं। फेरस सल्फेट भी हमने 10 ml लिया हुआ था। तो मोलैरिटी जो आ रही है वो मोलैरिटी कितनी है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। फिर हम M1V1 डिवाइडेड बाई N1 के फार्मूले की मदद लेते हैं।
M2V2 डिवाइडेड बाय N2 के फार्मूले की मदद लेते हैं। फिर हम M1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको अलग कर देते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ कर देते हैं। M2 की वैल्यू कितनी है? M2 है, ये M2 हो गया है, ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देना है। M2 की जो वैल्यू आई है 0.1 है वो लिख दिया इधर, और V2 का जो वॉल्यूम है फेरस सल्फेट का जो हमने पिपिट में लिया हुआ है वो 10 ml आता है, वो लिख लिया है। इसी तरह N2 की वैल्यू जो आ रही है और N1 की जो वैल्यू आ रही है और V1 की जो वैल्यू आ रही है, ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ हमने लिख लिए हैं। लिखने के बाद फिर हमारे पास जवाब क्या आ जाता है? फिर हमारे पास जवाब आ जाता है कि इसकी मोलैरिटी 0.1 है। 0.1 इसकी मोलैरिटी आ जाती है, तो 0.1 मोलैरिटी हमें मोलैरिटी मालूम हो गया। अब क्या करना है? अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इसको हम किस तरह डाइल्यूट कर सकते हैं। इसको डाइल्यूट करवाने के लिए फिर हमारे पास M1V1 इक्वल्स टू M2V2 ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। M1V1 है और M2V2 है। M1 की वैल्यू हमने लिख लिया है, 0.1 आता है। V1 की वैल्यू अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और M2 की वैल्यू हमें गिवन होती है जो कि ये गिवन है, और V2 जो है हम ये 1 लीटर में बनाना चाह रहे हैं। ये 1 लीटर में बनाना चाह रहे हैं। ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। इस तरफ आने के बाद ये जब डिवाइड हो जाती है तो ये इतना हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाता है। तो ये जो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये स्टैंडर्डाइज करवाना है, यानी मोलैरिटी हमने फिक्स मोलैरिटी बनानी है, इसकी KMnO4 की मोलैरिटी बनानी है, और कंसंट्रेशन हमने बनाना है। इस कंसंट्रेशन में हम KMnO4 यूज़ कर रहे हैं। ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, बनाया जाता है, और ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टाइट्रेशन करवाते हैं फेरस सल्फेट के साथ। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखना होता है। ये इक्वेशन लिख दिया है। यहाँ हमारे पास ये एटॉमिक ऑक्सीजन मिल जाता है। फिर हम ये नीचे वाला इक्वेशन लिखते हैं। हम इसमें ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है इसको इसके साथ कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। ये उस वक्त कैंसिल हो सकता है जब इन दोनों की वैल्यू और इनकी वैल्यू बराबर होती है। जब ये वैल्यूज़ बराबर होती हैं तो बराबर करने के लिए हम यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम ये 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। फिर हम इन वैल्यूज़ को देख के इस स्टेप को भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपरेटस को वॉश करना होता है, फिर KMnO4 से KMnO4 इसमें डाल देना है। फिर फेरस सल्फेट हमने 10 ml लेना होगा, और इसके बाद फिर टाइट्रेशन करना होगा। टाइट्रेशन के बाद जो हमें जो 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग हमने लेनी है। KMnO4 का जो वॉल्यूम है वो 10 ml आता है। ये ब्यूरिट्स रीडिंग से पता चला। फेरस सल्फेट हमने पिपिट से रीडिंग ली है। फिर मोलैरिटी मालूम करना है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला M1V1 डिवाइडेड बाय N1, M2V2 डिवाइडेड बाय N2, ये वैल्यूज़ हमने लिखनी है। ये वैल्यूज़ लिखने के बाद फिर हम M2 की जो वैल्यू है, फिर V2 की जो वैल्यू है, N2 की जो वैल्यू है, N1 की जो वैल्यू है, V1 की जो वैल्यूज़ है, ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें डाल देने हैं। ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें डाल देने हैं। ये वैल्यूज़ डालने के बाद हमें मोलारिटी की वैल्यू मिल जाती है। ये जो वैल्यू हमें मिली है, ये वैल्यू हमें मिली है, मोलारिटी की वैल्यू मिली है। अब हमने क्या करना है,
अब हमें ये बताया जा रहा है कि आप जो है वो KMnO4 को डाइल्यूट करो। अब KMnO4 को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूशन मेथड यूज़ करनी है। डाइल्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए हमने M1V1 इज इक्वल टू M2V2 की का फार्मूला हम यूज़ कर रहे होते हैं। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ के पुट करने के बाद हमें यहाँ वॉल्यूम मिल जाता है। यहाँ तक हमारा ये जो आज का प्रैक्टिकल था। अल्लाह हाफ़िज़।